हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आ चुका हूँ हरियाणा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो हरियाणा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो मैं आज हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के, मैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो बिल्कुल अलग है, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, जो बार बार रिपीट होते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर शासन किसने किया था। तो राजा हर्षवर्धन जो क्या कि कब बैठता है गद्दी पे 606 में, और कब से 600, इसकी मृत्यु कब हो जाती है 647 ईस्वी में। ठीक है, ये थानेसर का राजा होता है। ठीक है, ये इसकी बहन है ना, बहन का ये राज्य होता है। ठीक है, और इसके बहनोई को मार दिया जाता है, तब वहाँ पे क्या है, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। तो जो राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ना कन्नौज के ऊपर शासन कौन करता है, तो प्रतिहार राजाएं करते हैं। ठीक है, प्रतिहार राजा करते हैं। और प्रतिहार राजा को क्या कहते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रतिहार वंश को गुज्जर प्रतिहार वंश भी कहा जाता है, क्योंकि यह गुजरों की एक शाखा है। तो जो गुज्जर प्रतिहार वंश है, इसको प्रतिहार वंश है, इसको गुज्जर प्रतिहार वंश भी कहा जाता है, क्योंकि यह गुजरों की एक शाखा है। और प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। कौन है, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की थी। तो 1924 में यह घोषणा की जाती है कि भारत ने अपने सबसे पुरानी सभ्यता को खोज लिए। तो वह कौन थे, सर जॉन मार्शल। ठीक है, कौन थे, सर जॉन मार्शल थे, जिन्होंने यह घोषणा की थी कि भारत ने अपने सबसे पुरानी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कर लिया है, खोज लिया है। ये 1902 से लेकर 1948 तक ये क्या थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के किनारे फली फूली थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के किनारे फली फूली थी, यानी इसका मतलब है कि वैदिक सभ्यता का जो विस्तार है वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था। तो बच्चों वो होता है सरस्वती नदी के किनारे होता है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे होता है, सरस्वती नदी के किनारे होता है। तो इसमें क्या है कि सरस्वती नदी के किनारे पनपी थी। ठीक है, और ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या क्या माना जाता है, सबसे पवित्र नदी माना जाता है। सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में किसको माना जाता है, सरस्वती नदी को माना जाता है। ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में सिर्फ चौथे मंडल को छोड़कर, ऋग्वेद के सिर्फ चौथे मंडल को छोड़कर इस नदी का सभी मंडलों में क्या है, उल्लेख मिलता है। लेकिन एक चौथा मंडल है जिसमें सरस्वती नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हिंदू वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो हिंदू जो वर्ण व्यवस्था है अपनी, इसमें मतलब कौन से जो अपना जीवन है, 4 आश्रम होते हैं, तो गृहस्थ होते हैं, ब्रह्मचार्य होते हैं, वानप्रस्थ होता है और संन्यास होते हैं। तो इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ किसे माना गया है, जो हिंदू वर्ण व्यवस्था में है, तो उसको माना गया है गृहस्थ आश्रम को। ठीक है, गृहस्थ आश्रम को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि इसमें पारिवारिक उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन है। ठीक है, पारिवारिक उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन है। ठीक है, और ये कब से कब तक होता है, ये होता है 25 साल से लेकर 50 साल। ठीक है, 25 से 50 साल के बीच में गृहस्थ आश्रम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार की पुष्टि कौन करता है। तो अशोक की प्रशासन है ना, उसके जो दौरान जो बौद्ध धर्म है उसको प्रसार और प्रचार की पुष्टि कौन करता है। तो बच्चों ये करता है टोपरा संपादन यानी टोपरा अभिलेख। ठीक है, टोपरा अभिलेख करता है। ठीक है, टोपरा अभिलेख ये किसने लिखाया था, तो ये बच्चों राजा अशोक ने लिखवाया था। ठीक है, किसने लगाया, राजा अशोक ने। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, किस में लिखा गया है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि गुप्त वंश
गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया था। तो क्या है कि मतलब गुप्त वंश है ना, गुप्त वंश की जो 6ठी सदी थी उसमें पंजाब के ऊपर जो वर्चस्व स्थापित किया था वह किसने किया था? ये हुणों ने किया था। ठीक है, हुण जाति थी एक। तो इन्होंने क्या है कि गुप्त वंश की जो 6ठी सदी ना, इसके बाद पंजाब पर क्या है कि अपना अधिकार प्राप्त किया था हुण जाति ने। और भारत पर सर्वप्रथम 455 ईस्वी में 455 ईस्वी में हुणों ने आक्रमण किया था। ठीक है, हुणों का मतलब होता है खानाबदोश लोग थे, खानाबदोश लोग। ठीक है, खानाबदोश लोग होते हैं। ये देखो मैंने बताया ना 455 ईस्वी में आक्रमण किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। तो दिल्ली का वह कौन सा राजा है जिसने जो अपना सिंहासन है ना अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया? तो बच्चों वो कौन था? वो था अनंगपाल। ठीक है, कौन था? अनंगपाल थे। ठीक है, राजा अनंगपाल, जिन्होंने अपना जो सिंहासन है दामाद अपने पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। और ये दिल्ली के प्रथम दुर्ग लाल कोट का निर्माण करवाया। किसने कराया? अनंगपाल ने। ठीक है, किसने करवाया था? अनंगपाल ने करवाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? दिल्ली का सुल्तान पूछ रहे हैं। जब तैमूर था, जो तैमूर लंग था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत का जो दिल्ली का जो सुल्तान था वो कौन था? तो बच्चों वो था नसूरुद्दीन मोहम्मद। कौन था वो? नसूरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। ठीक है, नसूरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक था। ठीक है, तुगलक वंश का नसूरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, ये तुगलक वंश का था। जब भारत कब किया? ये 1398 में आक्रमण करता है, तब भारत पर ये आक्रमण करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 1556 ईस्वी में अकबर की मुगल फौजियों को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने की थी? तो किसने की थी? मतलब जो अकबर को युद्ध हुआ था उसमें हरा दिया था, तो उसने फिर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वो कोई और नहीं, हेमचंद्र, यानी हेमचंद्र। ठीक है, जो कहाँ के शासक थे? रेवाड़ी के शासक थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल बादशाह शाहजहाँ का दीवान था। तो कौन था जो जिसने नारनौल में एक महल बनवाया था जो मुगल बादशाह शाहजहाँ का दरबार था? तो कौन था? बाल मुकुंद राय बाल मुकुंद दास। ठीक है, कौन थे? राय बाल मुकुंद दास, जिन्होंने क्या है कि एक महल बनवाया था नारनौल में। और महल में ना निर्मित अंतरिक्ष कक्ष और दीवान एक खास के फर्श तथा स्तंभ संगमरमर पत्थर के बने हैं। ठीक है, किसके बने हैं? संगमरमर पत्थर के बने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि ब्रिटिश इतिहासकारों में किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग यदा हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश में विभाजित किया? मतलब ब्रिटिश इतिहासकार में ऐसे कौन था जिसने भारतीय इतिहास को 3 भाग यदा हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया? तो वो कौन था? वो था जेम्स मील। ठीक है, कौन था वो? जेम्स मील था, जिसने क्या कि भारतीय इतिहास को 3 में बांट दिया, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा। ठीक है, किसमें? हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में। ये कौन था? एक स्कॉटिश इतिहासकार था। ठीक है, जो साथ में अर्थशास्त्री भी है और एक राजनीतिज्ञ भी था, स्कॉट मिल। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब होती है? तो बच्चों बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त है ना, इसकी शुरुआत कब होती है? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में होती है। और किसमें? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस करते हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में होती है। और ये कौन करता है? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4थे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग किसने लिया था? तो बच्चों किसने लिया? ये लिया लाला लाजपत राय, जिसकी नगरी क्या है? हिसार। ठीक है, लाला लाजपत राय ने 1888 ईस्वी में हुए इलाहाबाद अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। इसके अलावा जो 5वां अधिवेशन होता है उसमें भी लाला लाजपत राय ने क्या लिया था? भाग लिया था।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि 1857 के संविधान संग्राम में रावतुल्ला ने अंग्रेजों का मुकाबला कहाँ किया। तो ये कहाँ पे किया था, एक तो नारनौल क्षेत्र में और फिर एक रेवाड़ी के क्षेत्र में, नसीबपुर रेवाड़ी। ठीक है, रावतुल्ला ने 1857 का जो संविधान का संग्राम है ना, उसमें रावतुल्ला ने अंग्रेजों का मुकाबला कहाँ किया, एक तो नारनौल क्षेत्र में, दूसरा रेवाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, नारनौल और रेवाड़ी क्षेत्र में रावतुल्ला ने क्या किया था, इनका सामना किया था। ठीक है, कहाँ पे किया, रावतुल्ला ने 1857 और, तो ये नारनौल और रेवाड़ी क्षेत्र में करते हैं। ठीक है, और हरियाणा राज्य का जो राजनायक है वो कौन है, रावतुल्ला ही है। ठीक है, रावतुल्ला। ठीक है, रावतुल्ला राम। इनकी मृत्यु कब होती है, 1862 में होती है। ठीक है, 1862 ईस्वी में होती है, काबुल में। काबुल कहाँ पे, अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु होती है, काबुल में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत कौन सा है। जो मतलब क्या कि स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें क्या कि प्रत्येक आमजन है उसमें राष्ट्रवाद की भावना भर देने वाला गीत कौन सा है। ये कब पूछा गया, हरियाणा ग्रुप डी में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ पे पूछा गया, हरियाणा ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आया है। और कब आया, ये 2018 में आया। तो ये कौन सा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, इसको किसने लिखा है, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया और 1905 में लिखा गया है। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने लिखा 1905 में। और इस गीत को ना सर्वप्रथम लाहौर में सरकारी कॉलेज में, ठीक है, लाहौर में सरकारी कॉलेज में इसको गाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना कब शुरू किया था। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना कब शुरू किया था। तो ये शुरू किया था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, कब चलना किया दांडी से, 12 मार्च 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 को इन्होंने चलना शुरू किया था और कब तक चले, 6 अप्रैल 1930 तक, यानी 24 दिन की यात्रा इन्होंने की थी। ठीक है, 24 दिन की यात्रा इन्होंने की थी। और ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में 2018 में आया था। और अभी जो ग्राम सचिव का पेपर हुआ था 19-10 जनवरी को, उसमें ये पूछा गया था कि दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुई थी। तो उसमें क्वेश्चन और ये आया था और 12 मार्च 1930 को होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 1857, थोड़ा यहाँ मिस हो गया, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद पहली बार ब्रिटिश राज्य की नींद कब उड़ गई। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद कब उड़ गई। तो ये उड़ी थी असहयोग आंदोलन के दौरान, है सहयोग आंदोलन के दौरान। और असहयोग आंदोलन कब होता है, 1920 में होता है। ठीक है, 1920 में, जिसमें केसर है हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी गांधी जी ने। आपसे पूछ ले कि गांधी जी ने केसर है हिंद की उपाधि कब लौटा दी। तो 1920 में लौटा दी। किस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने उपाधि लौटा दी। राय बहादुर की उपाधि किसने, जमनालाल बजाज ने लौटा दी। वो भी कब, असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दी थी। ठीक है, इसके अलावा जो चित्तरंजन दास द्वारा असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। तो भारतीय स्वतंत्रता जो आंदोलन है, इसकी ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है। तो बच्चों ये है अरुणा आसिफ अली। ठीक है, किसको कहा जाता है, अरुणा आसिफ अली को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आया है तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका वो आंसर है अरुणा आसिफ अली। तो बच्चों ये आपको कैसा लग रहा है हमारा F8। आज मैं आपके लिए 20 हिस्ट्री से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हरियाणा के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और आप देख भी रहे होंगे, आपने यदि वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा देख क्वेश्चन कब कब आए हैं। तो ऐसी ही वीडियो मैं निरंतर लेके आता रहूँगा आपके लिए, और आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आपको कुछ सुझाव देना हो या कुछ गलती है तो कृपया कमेंट करके बताएं, हम उसको सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि देशी रियासतों के लोग
संगठनों द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते हैं? तो देशी रियासतों में जो लोग थे ना, उन्होंने जो संगठनों को चलाया था, तो उन्होंने एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाया, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उनको? प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है। और इसके साथ आज अपना लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानियों को 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानियों को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो हिंदुस्तानी मिश्रण है, यह एक भाषा थी 1930 तक। ठीक है, तो हिंदुस्तानियों ने ना राष्ट्रभाषा, हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के मतलब रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये जो हिंदुस्तानी है ना, ये किस चीज़ का मिश्रण है? तो ये है हिंदी और उर्दू का। ठीक है, हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। किसका है? हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। अब ये क्वेश्चन है ना हरियाणा ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है। मैं आपके लिए पेवर वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो 1930 में जो हिंदुस्तानी भाषा होती है वो मिश्रण होता है हिंदी और उर्दू का। ठीक है बच्चों, हिंदी और उर्दू का। तो बच्चों आज आपके लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कृपया हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।